हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन में फ्रेंड्स जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद हमारा आता है सीआर इक्वेशन। इसमें हमारी पोलर फॉर्म, पैडल फॉर्म। उसके बाद हमारा आता है मिलने थॉमसन मेथड और हार्मोनिक फंक्शन। तो देखो, ये सब तो हमें डिस्कस करना है, लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले ना हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स में कैसे यूज करेंगे या कॉम्प्लेक्स में उनका कैसे यूज होगा, वो हम पहले वो देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम ये टॉपिक जो है ना ये डिस्कस करेंगे। आज जो कंप्लीट वीडियो है ये थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम इसमें पढ़ेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी, जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें पढ़ा था। तो देखो, रियल पार्ट ऑफ जेड वहाँ पे तो हम निकाल लेते कंपेयर करके। अब कुछ ना स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो बताती हूँ आपको। जैसे देखो, जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। अगर मैं जेड कॉन्जुगेट करूँ तो वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड किया तो जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x। तो x कितना हो जाएगा मेरा, जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 2। और x मेरा क्या होता है यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो जो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है वो क्या हो जाता है, जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 2। सेम जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी, जेड माइनस जेड बार, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आयोटा वाई। तो जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू वाई। वाई यहाँ पे क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये मेरा यहाँ से ये आ जाएगा। तो आप इन दोनों को याद रखना, इनका बहुत आगे यूज होएगा। ठीक है, तो एक्स क्या होता है, जेड प्लस जेड बार बाई 2, और वाई क्या होता है, जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ये चीज़ें अगर बाई चांस आप भूल जाओ ना, तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनसे बन के ये आता है और ऐसे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइन जेड। साइन जेड है ना, देखो साइन जेड में क्या हो जाता है, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसका अगर मेरे से पूछने लग जाता है वो क्वेश्चन में, साइन जेड का रियल पार्ट बताओ या इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो आप कैसे बताओगे। तो हम क्या करेंगे, जेड के प्लेस पे ना एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी वाली फॉर्म बनेगी ना। तो साइन ए प्लस बी का क्या हो जाता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना, ये बन गई। ठीक है, लेकिन अब आयोटा आयोटा है, तो इससे अब रियल इमेजिनरी पार्ट आप कैसे बताओगे। इससे तो कुछ हमें पता नहीं लगने लग रहा है कि रियल पार्ट कौन सा, क्योंकि दोनों में आयोटा आने लग रहा है और कैसे क्या। तो देखो, अब इनके लिए ना 2-3 फॉर्मूले और है, उनको अच्छे से समझना, क्योंकि उनका ना यूज होता है हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, बहुत ज़्यादा यूज है। तो देखो क्या है, एक होता है साइन जेड, ओके, एक होता है हमारे पास साइन हाइपरबोला जेड, और एक होता है साइन आयोटा जेड। ये इस टाइप से ही 3-4 चीजें देगा। सेम कोस में भी दे देगा, वो तो कोई वो प्रॉब्लम है नहीं, साइन से हम कोस को भी समझ लेंगे। देखो साइन जेड है, इसको इसको हम छोड़ देते एक सेकंड के लिए। हम किसको लेके चलते हैं, इसको या इसको लेके चलते हैं। चलो, हमने ले लिया, ये ले लिया साइन आयोटा जेड। तो साइन आयोटा जेड का पता क्या है, आपको एक रिजल्ट याद करा देती हूँ, आप याद रख लो। अगर साइन में आयोटा है ना और हाइपरबोलिक नहीं है, और आयोटा हमें बाहर लेके आना है, तो आयोटा बाहर आ जाएगा और अंदर साइन हाइपरबोलिक दे जाएगा। ठीक है, याद रखना आप ये बात। अगर आयोटा को हम बाहर लेके जाते हैं ना, हाइपरबोलिक नहीं है ना, अगर हमारे एंगल में ओनली आयोटा है, तो वो आयोटा बाहर आएगा ना, तो हाइपरबोलिक दे जाएगा। और जैसे अगर ऐसे होता ना, साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड, तो देखो अब आयोटा बाहर लेके आना, तो आयोटा तो बाहर आएगा, लेकिन हाइपरबोलिक था ना, तो ये आयोटा हाइपरबोलिक को खा जाएगा। तो हम इसको बोल देंगे सीधा आयोटा साइन जेड। ठीक है, तो देखो अब ना ये याद रखो आप कि आयोटा है, आयोटा साइन से बाहर आएगा, हाइपरबोलिक नहीं है तो हाइपरबोलिक दे जाएगा, और हाइपरबोलिक है तो उसको अपने साथ ले जाएगा। ये याद रखो आप। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको समझ लेना। सेम देखो, अब मैं कोस का बताती हूँ आपको। कोस कोस आयोटा जेड है, तो ये क्या होएगा, कोस आयोटा बाहर आएगा ना, तो आयोटा खत्म हो जाता है हमारा, और कोस जेड हो जाता है सीधा। और इसमें जैसे अब आप सोचोगे कि आयोटा नहीं है, आयोटा है, तो उसमें तो मैंने क्या बोला था आपको, आयोटा बाहर आएगा, हाइपरबोलिक दे के जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये आयोटा बाहर आएगा, लेकिन ये बाहर आने के बाद ना आयोटा खत्म हो जाता है, ओनली हाइपरबोलिक वाली चीज रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो कोस आयोटा जेड को हम क्या लिख देंगे, कोस हाइपरबोलिक जेड। सेम अगर कोस हाइपरबोलिक आयोटा जेड होता तो वो कितना हो जाता, मेरा कोस जेड ही हो जाता।
उसमें ऐसी कोई वो थी ही नहीं, क्योंकि आयोटा बाहर आएगा, हाइपरबोलिक था तो क्या ले जाएगा, और नहीं था तो ये दे जाएगा। अब इसमें था हाइपरबोलिक तो इसने क्या किया, इसको खा लिया, तो सीधा कोस जेड हो जाएगा। तो इन दो का देखो, अब हम ना यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे जो ये आया था ना, यहाँ पे इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, साइन एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, कोस आयोटा वाई, तो कोस आयोटा जेड का ही काम करने लगे ना वाई, तो ये कितना हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक जेड, तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स साइन आयोटा वाई का मैंने अभी बताया आपको, साइन आयोटा जेड है तो आयोटा बाहर आएगा और हाइपरबोलिक दे के जाएगा, तो आयोटा बाहर आया साइन हाइपरबोलिक जेड, तो अब इसको सीधे से लिख दो आप, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो आप ना इन दोनों को याद रखना कि आयोटा जब बाहर लेके आते हैं साइन से, तो वो बाहर भी आएगा, और हाइपरबोलिक नहीं है तो दे जाएगा, और हाइपरबोलिक है तो ले जाएगा। सेम इसमें, बट इसमें क्या हो जाता है, आयोटा बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आता, देखो क्योंकि आयोटा का 1 सेकंड के लिए -1 ही होता है ना आयोटा। अब कोस के जब एंगल -1 हो या कुछ भी हो माइनस, तो कोस से बाहर आके माइनस तो हमारा खत्म हो जाता है ना। तो सेम वही कंसेप्ट हमारा इसमें कॉम्प्लेक्स में लगने लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2-3 चीज़ें और थी जो हमारी अभी यूज होएगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइन जेड की एक्सपेंशन। देखो ई की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, साइन जेड को ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और कोस जेड को हम क्या लिख देते हैं, ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2। तो आप इन दोनों को भी याद रखना, इनका भी हमारा आगे यूज होएगा कि साइन जेड क्या होता है, कोस जेड क्या होता है। सेम अभी देखो आप लोग, साइन अगर हाइपरबोलिक दे देता है वो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक जेड, तो देखो ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। और वो 2 क्यों होता है, जो सेम था ना साइन जेड, हम यहाँ पे हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक के लिए हमने क्या किया था, साइन जेड से वो वाली फॉर्म का यूज किया था ना हमने। कौन सी फॉर्म थी जो अभी लास्ट में डिस्कस, साइन आयोटा जेड इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड, यही डिस्कस किया है ना मैंने। अब हमने साइन हाइपरबोलिक की चाहिए थी तो आयोटा इस साइड आएगा ना, तो 1 बाई आयोटा साइन आयोटा जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। सेम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइडेड किया तो माइनस आयोटा साइन आयोटा जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। अब देखो इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, तो साइन जेड को आयोटा जेड से रिप्लेस कर देंगे इस वाली में, तो ये कितना हो जाएगा, साइन आयोटा इंटू आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और ये आयोटा बाहर था ही है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस आयोटा से तो ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होके कितना हो जाएगा -1, तो ई की पावर माइनस जेड, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये की पावर जेड डिवाइडेड बाई 2, और एक माइनस बाहर था ही तो माइनस अंदर लेके जाएंगे, तो ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 है ना। आगे ना ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे जो ये यहाँ से ये चीज़ ये यहाँ आ गई, तो सेम हम कोस की भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, इनका पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से क्या आती है। अगर इनका इतना पता है ना आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ से बनने लग रही है, तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स को सोल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। सेम हम किसके लिए कर देंगे, कोस हाइपरबोलिक जेड के लिए। कोस हाइपरबोलिक जेड में क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड माइनस ई की पावर प्लस ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा किसके लिए हो जाता है, कोस के लिए हो जाता है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे 2 से 3 रिजल्ट स्टैंडर्ड और है, उसके बाद हम आएंगे एनालिटिक पे। एक होता है हमारे पास ई की पावर जेड, एक होता है साइन जेड, और एक होता है कोस जेड। मेनली इन 3 का यूज होएगा किसी भी क्वेश्चन में, जब आगे सिमिलरिटी वाला टॉपिक करेंगे ना वहाँ पे भी इन्हीं 3 का यूज होएगा। तो देखो ई की पावर जेड है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ना कभी भी ग्राफ नहीं बना सकते। जैसे अगर ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का तो हम ग्राफ ऐसे बना देते हैं, साइन एक्स होता तो साइन एक्स का भी बना देते हैं ना, लेकिन हम इन जनरल कॉम्प्लेक्स प्लेन का ग्राफ नहीं बना सकते। लेकिन देखो एक चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, जो ई की पावर जेड है ना ये कभी भी 0 नहीं दे सकता। अब आप बोलोगे कि अगर रियल में देखो, रियल में ना अगर ई की पावर एक्स होता, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होता है ना, तो वो 0 हो जाता था। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स में ना एक ही इन्फिनिटी होती है, और वो होती है प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का कोई चक्कर ही नहीं होता, हम लोग माइनस में डिफाइन करते हैं ना, डिस्कस किया था ये भी हमने। तो देखो ई की पावर जेड कभी भी 0 होता नहीं है। उसके बाद हमारे पास ना 3 केस है,
e की पावर z इज इक्वल टू 0, e की पावर z इज इक्वल टू 1 और e की पावर z इज इक्वल टू -1। ये 3 केस है। तो e की पावर z कभी भी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका रीजन भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो e की पावर x प्लस आयोटा y पुट किया इज इक्वल टू 0, e की पावर x डी मोवियर थ्योरम का यूज किया, कोस y प्लस आयोटा साइन y, है ना। रियल पार्ट क्या हो जाएगा, e की पावर x कोस y इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं ना इसको, e की पावर x साइन y इज इक्वल टू 0। e की पावर x तो कभी 0 होता नहीं है, ये हमें पता ही है। कोस y और साइन y, है ना। तो देखो कोस y इज इक्वल टू 0, साइन y इज इक्वल टू 0, कॉमन 0 इनकी मिलेगी। कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे कोस y भी 0 होता है और साइन y भी 0? ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है हमारे पास कि जिसपे कोस भी पॉइंट पुट करने के बाद 0 वैल्यू दे और साइन भी 0 वैल्यू दे। एंगल ऐसा कोई हमारे पास है ही नहीं। तो जो e की पावर z है ना, ये कभी भी 0 नहीं होता है। एक तो इस चीज़ को याद, मतलब सीधा बोल देंगे, यूज होगा आगे। e की पावर z है ना, वो एनालिटिक होता है, इसकी कोई सिंगुलरिटी है ही नहीं, इसको किसी भी पॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो e की पावर z इज इक्वल टू 1 है ना, सेम हम यहाँ से करेंगे। तो e की पावर x कोस y इज इक्वल टू 1, e की पावर x साइन y इज इक्वल टू 0। ये कभी 0 होगा नहीं, तो कोस y कंपेयर कर दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कोस y कितना हो गया मेरा 1 और साइन y क्या हो गया 0। तो ऐसा पॉइंट बताओ, मतलब एंगल बताओ जिसपे कोस तो 1 वैल्यू दे और साइन 0 दे। तो देखो 0, फिर पाई, 2 पाई, 1 मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, इन सब पे साइन तो क्या होगा 0 और कोस कितनी देगा मेरा 1 वैल्यू देगा ना। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे देता है ना 1 वैल्यू, तो इसमें पुट कर देंगे। तो e की पावर 2n पाई आयोटा। अगर e की पावर z 1 है ना, तो z की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरी 2n पाई आयोटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना। सेम -1 किस पे देता है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो यहाँ पे e की पावर z इज इक्वल टू -1 है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। इवन मल्टीपल पे 1 वैल्यू देता है, ऑड मल्टीपल पे -1 वैल्यू देता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ना e की पावर z इज इक्वल टू 1, तो z की क्या वैल्यू होगी, तो z की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई। और e की पावर z इज इक्वल टू -1 है, तो z की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1 पाई। गोट इट। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे साइन जेड और कोस जेड। सेम साइन जेड 0 होगा, साइन जेड कितना होगा मेरा 1 और साइन जेड क्या हो जाएगा मेरा -1। तो देखो साइन जेड 0 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है। 0 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, 6 पाई पे। साइन हर पाई के लिए क्या होता है मेरा 0 ही होता है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरी n पाई। साइन जेड 1 किस पे होता है मेरा पाई बाई 2 पे, उसके बाद पूरा सर्कल राउंड होएगा ना, उसके बाद आएगा। तो जो साइन जेड 1 होता है वो किस पे हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई करेंगे ना, तो 4n प्लस 1 पाई बाय 2 पे होता है मेरा 1। और -1 किस पे होएगा मेरा के किस पे हो जाएगा मेरा 4n प्लस 3 इंटू पाई बाय 2 पे। कैसे होएगा देखो, -1 यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है -1। -1 फर्स्ट टाइम किस पे आती है 3 पाई बाई 2 पे आती है ना, 3 पाई बाई 2। उसके बाद वैल्यू 1 कब आएगी, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि 2 प्लस 2 पाई करेंगे। तो एलसीएम ले दिया, 2 2 जा 4, 4n प्लस 3 पाई, ये पाई पाई कॉमन ले देंगे तो कितना हो जाएगा 4n प्लस 3 पाई बाय 2, है ना। हो गए ना, आ गए ना समझ कि अगर 1 है तो 4n प्लस 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सेम था ना, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई करेंगे, पाई पाई कॉमन ले लिया तो 1 बाई 2 प्लस 2n, एलसीएम ले दिया तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये भी आप याद रखोगे कि अगर साइन जेड 1 दे रखा है तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 4n प्लस 1 पाई बाई 2। जेड की वैल्यू -1 दे रखी है तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 4n प्लस 3 पाई बाय 2। सेम किसकी हो जाएगी, कोस जेड की हो जाएगी। कोस जेड 0 किस पे होता है, पाई पे होता है ना। और इवन सब मल्टीपल्स ऑफ पाई पे हमारा जो कोस जेड होता है वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या होता है मेरा 0 ही होता है। तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरी 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, कोस जेड इज इक्वल टू 1, 1 किस पे होता है 2n पाई पे होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे। और कोस जेड इज इक्वल टू -1 किस पे होता है
और मल्टीपल ऑफ पाई पे यानी कि 2n+1 पाई, ये भी आप याद रखोगे। ये तीन चीज cos 0 किस पे होता है, cos 1 किस पे होता है, cos z -1 किस पे होता है, इन तीनों को याद रखोगे। sin z 0, sin z 1 और sin z -1, इन तीनों को भी याद रखोगे आप लोग। और e की पावर z कभी 0 होता नहीं, e की पावर z 1 किस पे होता है, 2n पाई आयोटा पे, और e की पावर z -1 किस पे होता है, 2n+1 पाई आयोटा पे। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों को भी आप याद रखोगे। इसके बाद ये था हमारा अभी तक बेसिक। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन। देखो फ्रेंड्स, अब लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम 12th क्लास से पढ़ते आने लग रहे हैं। लिमिट क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। कंटिन्यूटी क्या होती है, अगर लिमिट x टेंस टू x नोट, f ऑफ x नोट इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x नेट, ये इक्वल आ जाती है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो कंटिन्यूटी बोल देते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या लेंगे हम, f इसको डिनोट करेंगे f डैश z नोट से, तो ये क्या हो जाएगा, f z माइनस f z नोट डिवाइडेड बाय z माइनस z नोट, लिमिट z टेंस टू z नोट। ये अगर एग्जिस्ट करेगी तो हम बोल देते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो इनमें तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि अब इनको भी हम, अगर मैं आपको बेसिक से समझाऊं तो आपको तो ये चीज़ आती है, तो इसमें तो टाइम वेस्ट ही है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं सीआर इक्वेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सीआर इक्वेशन हमारी क्या होती है और हम कैसे सीआर इक्वेशन से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो सीआर इक्वेशन के लिए क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ ऑफ जेड से, है ना, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समथिंग। लेकिन ये आता कैसे है, हम कोई भी फंक्शन होता है यू पे मैपिंग लगाते हैं एफ, तब हमारा आता है एफ ऑफ यू। ऐसा ही होता है ना कंसेप्ट, बट हम इसका इतना यूज नहीं है। मैं बस आपको एक चीज़ बताने लग रही हूँ, आप उसका याद रखना। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे आप, एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये होता है x प्लस आयोटा वाई, है ना। ये इन जनरल फॉर्म होती है हमारी किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। ठीक है, कि यू किसका फंक्शन होता है, x और y का फंक्शन होता है ना, क्योंकि पेयर में चलते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। तो देखो अब इस चीज़ का यूज हुआ। अब हमारी सीआर इक्वेशन, आपने इतना तो सबको पढ़ाई होगा कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होना चाहिए और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होना चाहिए। ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, गोट इट, मान लिया, आपको आती भी है, पता भी है। लेकिन बाय चांस बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे क्या होता है, याद ही नहीं होती है। तो देखो मैं उनको क्या बताती हूँ, यू लिया, वी लिया, एक्स और वाई, है ना। डिफ्रेंशिएशन इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब ऐसे ही समझ लो आप, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई हो जाएगा। सेम अगर मैं इनकी जब एक्स और वाई अगर मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग के साथ करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अगर एक दूसरे के साथ किए ना, क्रॉस किए, तो हम लगा देते हैं माइनस। ये ऐसे याद रख लो कि अगर साथ के साथ किए तो इक्वल ही हो जाएंगे और अगर एक दूसरे के साथ किए तो नेगेटिव के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, सीआर इक्वेशन होती है। अब देखो ये तो हमने पढ़ी है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। ठीक है, ये हमें पता है, हम कर देते हैं। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन आर थीटा में भी होता है ना, यू ऑफ आर थीटा, एक्स वाई को आर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, वी को भी आर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। उस टाइम पे जो फॉर्म बन जाते हैं वो हमारी बन जाती है पोलर फॉर्म। और उसको कैसे याद रखोगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, यू वी आर और थीटा। ठीक है, सेम एक्स वाई की तरह ही करेंगे, इसका इसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव और इसका इसके विद रिस्पेक्ट टू। तो देखो यू आर इज इक्वल टू वी थीटा, इतना याद रखा, और एक यू वी आर थीटा क्रॉस किया तो यू थीटा इज इक्वल टू वी आर माइनस, इतना भी याद रख लिया। अब देखो एक चीज इसमें क्या होती है, इसमें हमारा ना आर का भी यूज होता है। तो वो कैसे होता है, याद रखनी है आपको ये चीज, जिसके साथ भी आर होता है ना, जिसके साथ भी आर होता है उसके अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1 बाय आर से। तो इसको कर देंगे 1 बाय आर, यहाँ पे वी आर यहाँ पे था तो इसको कर देंगे 1 बाय आर से। गोट इट। तो देखो अगर आपको ऐसे याद हो जाता तो ऐसे, अदरवाइज आपको इतना तो याद हो ही गया है कि यू आर इज इक्वल टू वी थीटा होएगा। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, यू आर इज इक्वल टू वी थीटा, आर को इस साइड लेके आएंगे तभी तो 1 बाय आर वी थीटा बन जाएगा ना।
तो अब समझ लो वही, आपको तो समझने से मतलब है, क्योंकि पेपर के लिए तो ट्रिक ही याद रखनी होती है और ये बेसिक सी चीज़ है। आपको एक बार समझ आ गई ना तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या याद रखना है, इसमें तो इतना याद करने के लिए बता दिया, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। बस आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि अगर हाँ ठीक है, नहीं तो आप वीडियो से समझ लेना और बताना वीडियो कैसी लगी आपको। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टी। देखो हमने एफ जेड बताया था ना डिफरेंशिएबल के लिए, क्या बताया था मैंने, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नोट लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, ये बताई थी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, है ना। लेकिन हम जो कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएबिलिटी है ना इसका यूज करेंगे, बट इसका यूज ना रेयर करते हैं, क्योंकि अगर इसी का यूज करना है तो फिर जो सी आर इक्वेशन का कंसेप्ट आया वो क्यों आया, सी आर इक्वेशन का कंसेप्ट हमारी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ही आता है। हमारी दो कंडीशन होती है, एक नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन किसी भी फंक्शन के लिए क्या होती है, अगर वो फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और सफिशिएंट कंडीशन में अभी आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम सी आर इक्वेशन की नेसेसरी कंडीशन ही समझते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन है, एफ जेड कोई भी फंक्शन दे रखा है, अगर वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर वो फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगी कि ये फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। एक चलो क्वेश्चन करते हैं तब समझ आएगी आपको ये चीज़। देखो मैंने एफ जेड लिया एक्स माइनस आयोटा वाई, तो हमारी सी आर इक्वेशन क्या होती थी, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, है ना, और वी वाई इज इक्वल टू माइनस यू एक्स, यही होती थी। तो देखो इसका u निकालेंगे, रियल पार्ट होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा x, और v कितना हो गया मेरा माइनस वाई, तो u x करेंगे तो कितना आ गया 1, और v y किया तो कितना आया मेरा -1, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब सी आर सेटिस्फाई नहीं हुई तो डायरेक्ट बोल देंगे कि दिस फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अब एक सेम ऐसे अगर इसमें प्लस हो जाता, देखना अब आप ये चीज, अगर x प्लस आयोटा वाई होता तो वी एक्स करते 1 आता, वी वाई करते वो भी 1 आता, तब तो ये इक्वल आ जाते। और सेम यू वाई करते, यू वाई है ही नहीं तो डेरिवेटिव 0, और वी एक्स करते तो वी में x है ही नहीं तो 0, और 0 को तो -0 के इक्वल लिख सकते हैं हम, नेगेटिव लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता 0 से। तो देखो सी आर सेटिस्फाई होगी, तो अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम क्या बोल देंगे, ये डिफरेंशिएबल नहीं, इसके लिए एक सफिशिएंट नाम की भी कोई चीज़ है, मैंने बताया ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन भी हम चेक करेंगे, और वो क्या होती है, जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आए है ना, यू एक्स वी वाई वी एक्स, ये मेरे कंटिन्यूस होने चाहिए। अगर ये कंटिन्यूस है ना तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलते हैं, अदरवाइज हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं बोलते। चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। देखो जैसे एफ जेड मैंने जेड स्क्वायर ले लिया, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब आप बोलोगे इसको कैसे करेंगे, तो भाई आप इसको ऐसे करेंगे, पहले एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे, अब स्क्वायर को सोल्व करेंगे, है ना, और अब इसका रियल पार्ट अलग से कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग से कर देंगे। अब सी आर सेटिस्फाई कराओ आप लोग, यू एक्स कितना हो जाएगा मेरा 2x, वी वाई कितना हो जाएगा 2x, इक्वल आ गए, यस आ गए इक्वल। यू वाई कितना हो जाएगा मेरा -2y, और वी एक्स कितना हो जाएगा मेरा 2y, यस माइनस के साथ ये भी इक्वल आए गए। यही होती है ना यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, इस माइनस को इस साइड भी लेके आ सकते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हो गए इक्वल। अब उसके बाद मैंने क्या बताया, सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की है ना ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो देखो 2x और 2y आए हैं तो ये कंटिन्यूस है, y इज इक्वल टू ये जो 2x है ये पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 1 है तो ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये भी 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते ही है। ई की पावर जेड साइन जेड कोस जेड साइन हाइपरबोलिक जेड कोस हाइपरबोलिक जेड और पॉलिनोमियल और कांस्टेंट, ये 7 फंक्शन क्या होते हैं हमारे, ये कंटिन्यूस होते हैं। इनको आप याद रख लेना, मैं लिख भी देती हूँ, ई की पावर जेड साइन जेड कोस जेड साइन हाइपरबोलिक जेड और कोस हाइपरबोलिक जेड और पॉलिनोमियल और कांस्टेंट फंक्शन, ये 7 फंक्शन मेरे कॉन्टिन्यूस होते हैं। इनको अगर क्वेश्चन में आ जाता है ना आपका डायरेक्ट, तो आप इनको चेक नहीं करोगे कि की पावर जेड कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, की पावर जेड कॉन्टिन्यूस होता है, साइन जेड भी कोस जेड भी, ये ठीक है, ये 7 है तो इनको आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई भी हम, एफ जेड इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया
माइनस जेड का कॉन्जुगेट का स्क्वायर ले लिया, तो इसको कैसे करोगे, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा ना ये। अब इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। अब u कितना हो जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v कितना हो जाएगा माइनस 2xy। तो अब ux किया तो 2x और vy किया तो माइनस 2x, सेटिस्फाई नहीं हुई सी आर, तो बोल देंगे नॉट डिफरेंशिएबल। तो समझ आया फ्रेंड्स, डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, सी आर नॉट सेटिस्फाई मीन्स ये मेरा हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर सी आर सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद मैं क्या चेक करूंगी इसमें, अगर सी आर सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं क्या चेक करूंगी इसके लिए कि सफिशिएंट कंडीशन कि फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट किए या नहीं किए है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लोगे ना कि कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन को हम चेक करेंगे। उसके बाद देखो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती है, जैसे e की पावर जेड साइन जेड कोस जेड। अगर लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी है ना, समझना आप इस बात को, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो इन तीनों फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हम डायरेक्ट बोल देंगे, आपको ये चीज़ समझनी है, याद कर लेना आप इसको, क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करते रहता है ना, तो लिमिट इक्वल नहीं आएगी ना, तो लिमिट इक्वल नहीं आए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम अगर e की पावर 1/z है, साइन 1/z है और कोस 1/z है और z टेंस टू 0 है, तो भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो भी हम डायरेक्ट बोल देंगे कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंस सीआर जो फंक्शन अब एनालिटिक है ना, कि एनालिटिक कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए सीआर इंपॉर्टेंट है, सीआर से ही हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बताते हैं। ठीक है, तो देखो अब कुछ देखते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी। लेट एफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एट जेड टेंस टू जेड नोट देन एफ डैश जेड नोट, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और सेकंड चीज, जिस पॉइंट पे लिमिट हम चेक करते हैं ना, वो पॉइंट है ना हमारा इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं है हमें मान लो कोई फंक्शन डिफाइन करता है ना वो डी से सी पे, तो जो इंटीरियर पॉइंट जेड नोट है ना, वो जेड नोट मेरा डी से बिलोंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डी से बाहर का होना चाहिए, नहीं, डी का अंदर का पॉइंट होना चाहिए वो पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दी थी। ठीक है, उसके बाद देखो, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट दैट इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यू पक्का होगा, लेकिन अगर कंटिन्यू है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम नहीं करते। इस रिजल्ट को आप याद रखना, क्या रिजल्ट, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करती है कंटिन्यूटी को, और कंटिन्यूटी है तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट तो फंक्शन कंटिन्यू। तो आप इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब देखो, जैसे सीआर इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि सीआर इक्वेशन क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है, सफिशिएंट कंडीशन क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। देखो अब जैसे फंक्शन था एफ जेड इजिकल टू जेड, तो एक्स प्लस आइटा वाई यू एक्स वी वाई निकाल दिया, इक्वेशन ये मेरी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी सीआर वाली, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट समझ आ गया ना। अब हम बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन बोलते किसको है, तो चलो पढ़ते हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं, लेट एफ जेड बी द फंक्शन एंड एफ डैश इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट ए ओपन डिस्क कंटेनिंग जेड नोट सच दैट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इन दिस डिस्क। अगर जेड इजिकल टू जेड नोट को कंटेन करने वाली एक डिस्क है और उसके अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो उस फंक्शन को बोल देते हैं एनालिटिक। सीधी बात है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है ना। अब तक तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात किस पे करते थे, एक पॉइंट पे करते थे। मान लो हमारे पास ना कोई भी एक ओपन डिस्क है, ठीक है, इसके अगर हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट है इस डिस्क का, अगर उस डिस्क के हर पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ना, तो इस डिस्क के अंदर फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, एनालिटिक हो जाएगा। हम ये बोल देंगे कि फंक्शन इसके अंदर क्या है मेरा, एनालिटिक है। ठीक है, लेकिन अगर ये याद रखना आप, लेकिन अगर फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे बोल देना कि एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो वहाँ पे हम फंक्शन को एनालिटिक नहीं बोलेंगे। एनालिटिक के लिए है फॉर एवरी, फॉर एवरी, इस पॉइंट को समझना आप, फॉर एवरी और देयर एग्जिस्ट, दो चीज़ें होती है मैथ में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनालिटिक के लिए फॉर एवरी, हर पॉइंट डिस्क के अंदर अगर मेरे 400 500 600 800 कितने भी पॉइंट, अगर हर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है ना, तो फंक्शन को बोल, डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन को बोल देंगे हम एनालिटिक। ठीक है, अब एनालिटिक के भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं। देखो एफ जेड दे दिया साइन जेड, साइन एक्स प्लस आइटा वाई। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक
वाई लिखेंगे ना, यहाँ पे आयोटा था, चलो वाई लिख दिया, आयोटा लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, वाई लिख देते हैं हम, यहाँ पे वाई लिख देते हैं इसको, प्लस कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये कैसे किया, ये स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इस कंसेप्ट को। अब यू अलग कर दिया, वी अलग कर दिया, यू एक्स कर दिया, वी वाई कर दिया, इक्वल आ गई, यस इक्वल आ गए, से वी वाई किया और वी एक्स किया, ये भी इक्वल आ गई, यस। तो सी आर क्या होगी मेरी, सेटिस्फाई। उसके बाद क्या चेक करेंगे, जो यू एक्स वी एक्स आए ये क्या आए मेरे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, कोस एक्स साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो ये मेरे क्या होगी, ये मेरे कंटिन्यूस भी है, तो सी आर सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है मेरे, कंटिन्यूस है, तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, एनालिटिक। और अब देखो एनालिटिक के बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है एंटायर फंक्शन। एंटायर किसको बोल देते हैं, एनालिटिक फंक्शन अगर पूरे सी पे हो जाता है ना, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो एनालिटिक हो जाता है ना, तो उसको बोल देते हैं हम एंटायर फंक्शन। ओके ठीक है। देखो उसके बाद अब मैंने जो आपको ये 7 फंक्शन बताए थे ना, e की पावर जेड साइन जेड कोस जेड साइन हाइपरबोलिक जेड कोस हाइपरबोलिक जेड पोलिनोमियल और कांस्टेंट, ये 7 मैंने आपको कंटिन्यूस भी बताए थे ना। तो ये 7 के 7 फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं और एनालिटिक भी होते हैं और एंटायर भी होते हैं। 7 फंक्शन है ये, इन 7 फंक्शन को हम बोल देते हैं एनालिटिक एवरीवेयर, मीन्स एंटायर फंक्शन है ये, इनको याद रखो। हमारा एक क्वेश्चन तो वो ऐसे ही दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिटिक या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एंटायर फंक्शन। तो ये फंक्शन आप याद रखना, ये एंटायर फंक्शन होते हैं 7, ठीक है। अब वो बोल दे टेन जेड, तो पूछेगा टेन जेड एंटायर है, नहीं टेन जेड एंटायर नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन जेड बाई कोस जेड करेंगे ना इसको, और कोस जेड की तो कोस जेड जीरो किस पे होता है, मैंने बताया था आपको 2n+1 पाई बाई 2 पे होता है ना कोस जेड जीरो, है ना। तो कोस जेड जीरो 2n+1 पाई बाई 2 पे जीरो हो जाएगा, तो फंक्शन की तो सिंगुलरिटी आ गई, तो ये तो एनालिटिक नहीं है। साथ ही अगर बाई चांस वो 1/सेकेंड जेड दे दे, सॉरी खाली सेकेंड जेड दे दे वो, तो इसको तो क्या लिख सकते हैं 1/cos जेड, सेम ये भी एनालिटिक नहीं है। सिर्फ ये 7 फंक्शन ही ऐसे जो एनालिटिक है और एंटायर है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। डिफरेंशिएबल और कोई भी हो सकता है, बट एंटायर यही 7 है, इन 7 को आप याद रख लो, ई पावर जेड साइन जेड कोस जेड साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक पोलिनोमियल और कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो एंटायर फंक्शन का हमारा कंसेप्ट इतना ही था। अब इस पे कुछ रिजल्ट्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक एक पॉइंट पे ना, तो वो डिफरेंशिएबल होगा इनफाइनाइट पॉइंट पे, ठीक है, याद रखना। फंक्शन एनालिटिक एट ए पॉइंट देन इट इज एनालिटिक एट इनफाइनाइट पॉइंट। अगर कोई भी फंक्शन है ना वो एक पॉइंट पे एनालिटिक हो जाता है, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा और इनफाइनाइट पॉइंट पे वो एनालिटिक भी हो जाएगा। इफ ए फंक्शन एनालिटिक एट ए पॉइंट देन इट इज ए डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ठीक है। ओके, इफ ए फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे नॉट कंटिन्यूटी इम्प्लाई थी ना कि नॉट कंटिन्यूस इम्प्लाइड नॉट डिफरेंशिएबल, सेम यहाँ पे है, अगर नॉट डिफरेंशिएबल है ना तो वो नॉट एनालिटिक भी हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखना। ओके उसके बाद एंटायर फंक्शन की एक टर्म आ जाती है होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन हम किसको बोलते हैं, इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक इन ए डोमेन, किसी डोमेन में फंक्शन डिफाइंड होता है एनालिटिक हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद अब हम करेंगे हमारा जो होता है ना वो हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो चलो देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन हमारा क्या होता है। ए फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन, मीन्स फाई कोई भी फंक्शन है मेरा यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये ऐसा आने लग रहा है ना करली फाई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई बाई करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होने लग रही है ना तो हम उसको बोल देते हैं हार्मोनिक फंक्शन, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो बोल देंगे नॉट हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। अब एक रिजल्ट है हमारे पास, वो रिजल्ट क्या है, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन ऑलवेज हार्मोनिक। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक आ गया ना हमारे पास तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ना हमेशा हार्मोनिक होंगे। कैसे होंगे, देखो मैंने फंक्शन ले लिया रियल पार्ट ऑफ जेड, एफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है मेरा एक्स हो जाता है ना। तो एक्स यू कितना, अब इसको कंपेयर कर देंगे यू प्लस आयोटा वी से, यू कितना होगा एक्स, वी कितना होगा मेरा 0, यू एक्स किया तो 1, वी वाई किया तो 0, बाकी सब तो 0, सी आर नॉट सेटिस्फाई, तो क्या बोल देंगे फंक्शन नॉट एनालिटिक। बट हार्मोनिक है ये, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था, जो ये रिजल्ट है ना इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे है ना, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, यस ये तो आ जाएगा तब तो 0, तो
इसका डबल डेरिवेटिव क्या ना, तो ये फंक्शन जो रियल पार्ट ऑफ जेड ये हार्मोनिक तो है लेकिन ये एनालिटिक नहीं है। और मैंने रिजल्ट क्या बताया है, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए एनालिटिक फंक्शन ऑलवेज हार्मोनिक। एनालिटिक फंक्शन के रियल इमेजिनरी हार्मोनिक हो गया, लेकिन अगर फंक्शन हार्मोनिक है तो फंक्शन के रियल इमेजिनरी एनालिटिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझना इस चीज़ को। उसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं, चलो इस पे जो हार्मोनिक फंक्शन है ना इस पे क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था u इजिकल टू 3x²y, नेट का क्वेश्चन है ये। एफ कैन, इसके चार ऑप्शन थे। एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक, एनालिटिक फंक्शन को ही होलोमॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, एफ इज होलोमॉर्फिक, एफ इज होलोमॉर्फिक। ठीक है, ये ऑप्शन आप पढ़ लेना। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, u दे रखा था तो u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, 6xy कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू y किया तो 3x² आ गया। विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव किया तो 6y और डबल डेरिवेटिव किया तो 0। तो ये 0 इनका जब सम करेंगे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, 0 तो नहीं आया, 6y आ गया। तो ये फंक्शन क्या होगा मेरा, नॉट होलोमॉर्फिक यानी कि नॉट हार्मोनिक फंक्शन हो गया ना ये मेरा। तो ये इसने ऑप्शन दे रखे थे नॉट होलोमॉर्फिक, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं अब हम। उसने क्या दिया, उसने u दे दिया। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन v हमें बताना कि इनमें से क्या होगा, u प्लस v इज होलोमॉर्फिक बताना है। तो देखो u होलोमॉर्फिक होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा ना। तो देखो u दे रखा था, v बताना। अब हम कंसेप्ट से जाएंगे ना, तो क्वेश्चन मेथड है मिलने थॉमसन, उससे निकालते, तो वो लेंथी मेथड है बट बताऊंगी मैं वो आपको वीडियो के लास्ट में। अभी मैं ऑप्शन से करती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे, ux किया मैंने, एनालिटिक है तो ux इजिकल टू वी वाई होगा ना, और uy इजिकल टू माइनस वी एक्स होगा, इसको याद रखो आप। तो ux किया मैंने 3x² माइनस 3y² प्लस 2। अब मैं ये जो v दे रखा है इसमें से देख लूँगी, इसका vy कर दूँ, किसको ऑप्शन से मैच होने लग रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन से देखती हूँ तो vy क्या, तो 3x² माइनस 3y² प्लस 2 है ना, यही आ गया ना। ux इजिकल टू vy, यस इक्वल आने लग रहे हैं। अब जो u दे रखा था uy करेंगे तो माइनस 3x 2 आ गया तो माइनस 6xy आ गया, और v का y के विद रिस्पेक्ट टू किया तो v का x यानी कि 6xy, यस माइनस यस हो गए ना इक्वल। तो डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि मिलने थॉमसन से करने लग जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, और वो अभी मैंने आपको बताया भी नहीं है। तो हमें ऑप्शन वाली जो अप्रोच होती है ना पेपर में सबसे ज़्यादा ट्राई करनी चाहिए, जल्दी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना हमें होलोमॉर्फिक के लिए। होलोमॉर्फिक किसको बोल देते हैं, जो किसी उसके डोमेन के अंदर एनालिटिक हो जाता है ना। तो एनालिटिक के लिए तो क्या, सीआर इक्वेशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर सीआर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती तो हम बोल देते हैं नॉट एनालिटिक, है ना। तो सीआर हमने, क्योंकि इसने पूछ रखा है, इसने ऑप्शन दे दिया ना वी का, तो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा, तो हमने कर दिया ट्राई। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है एफ जेड इजिकल टू साइन जेड इज एनालिटिक इन, ये चार ऑप्शन दे दी कि साइन जेड किस में एनालिटिक होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो मैं आपको वही क्वेश्चन कराती हूँ जो नेट और गेट में आते हैं, क्योंकि एचपीएससी कंडक्ट करने लग रहा है तो आपका जो लेवल है ना, और ये भी नहीं है कि ज़्यादा टफ लेवल आएगा, बट हाँ आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का हमारा लेवल आने लग रहा है। तो देखो एफ ऑफ 1/z किया हमने यहाँ पे, साइन जेड को 1/z से रिप्लेस कर दिया तो 1/z एट जेड टेंस टू 0 पे करेंगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन नॉट एनालिटिक। इस फंक्शन को किस पे प्रॉब्लम आई, हमारी इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम आई ना। अब देखो ऑप्शन क्या थे, क्योंकि इसने ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, आप ऑप्शन को समझना। आप ये बोलोगे ना कि 1/z से रिप्लेस क्यों किया, वो रीजन में बताती हूँ आपको। इसने बोल रखा सी यूनियन इन्फिनिटी, सी में ना हमारी इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होती है। जैसे आप बार में बोल देते थे ना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नहीं, इसको बोल देते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसमें इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये एनालिटिक बोल रखा है, तो इसमें तो एनालिटिक ये होगा नहीं होगा, क्योंकि इस पे तो इन्फिनिटी से इसको प्रॉब्लम हुई ना, इन्फिनिटी आई इसमें। सी एक्सेप्ट ऑन द नेगेटिव, ये नेगेटिव से इसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन था रियल एक्सिस, और फोर्थ ऑप्शन था सी में से C-0 सी, यस, क्योंकि 0 पुट किया जब मैंने z को 1/0 तभी तो इन्फिनिटी आए ना। तो 0 से इस फंक्शन को क्या है, मेरी प्रॉब्लम है, तो 0 इस फंक्शन से मेरे को c से क्या करना पड़ेगा,
हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, बी, डी और ये वाला, है ना। अब वो पता है क्या करेगा तुम्हारे ऑप्शन में, वो ऐसे कर सकता है कि ए बी सी डी तो दे दिया, उसमें वो नॉट एनालिटिक पूछेगा, इन विच रीजन फंक्शन नॉट एनालिटिक। तो ये तीनों तो ट्रू होने लगे थे, उस केस में हमारा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। तो ये चीज़ समझना आप, क्योंकि नेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, गेट में जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, वो आते हैं एमसीक्यू, जहाँ पे एक से ज़्यादा क्वेश्चन के ऑप्शन ठीक होते हैं, लेकिन हमारा एचपीएससी में तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस चीज़ को आप नॉट ट्रू पूछ के वो क्या करेगा, 3 ऑप्शन ट्रू दे देगा और एक ऑप्शन नॉट ट्रू वाला देगा और हमसे पूछेगा। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ना प्रैक्टिस करनी, जिससे आपको ये चीज़ें समझ आए, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ जेड दे दिया एक्स स्क्र प्लस आयोटा वाई स्क्र और जी जेड दे दिया और पूछने लग रहा है एफ एनालिटिक होगा जी एनालिटिक होगा। तो सीधा क्या करेंगे हम, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे ना, 2x इक्वल टू 2y और यहाँ पे तो 0, तो f तो एनालिटिक हो गया। यहाँ से कितना देगा 2x, यहाँ से करेंगे तो x ही आएगा, तो 2x इक्वल टू x, तो ये तो नॉट एनालिटिक, है ना। ऐसे ही करेंगे ना, यहाँ से u मेरा कितना आया है एक्स स्क्र और v कितना है मेरा वाई स्क्र, 2x इजिकल टू 2y आया, x नहीं आया, तो ये भी एनालिटिक नहीं होगा और ना ये होगा, तो कोई भी फंक्शन मेरा क्या है एनालिटिक नहीं है। तो सी आर सेटिस्फाई करानी है बस आपको, ठीक है। उसके बाद अब हमारा एक ही जो है टॉपिक रहता है वो है मिलने थॉमसन मेथड, वो भी अब हम डिस्कस करते हैं। देखो मिलने थॉमसन से पहले ना हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, वो क्या है एग्जैक्ट मेथड। इसमें वो क्या करेगा हमें, जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ना u इजिकल टू 3x स्क्र वाई, तो मैंने पूछ रखा था ऑप्शन में v बताओ क्या होगा, तो मैंने तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन से बता दिया था कि u x कर दो और v y कर दो, कोई भी ऑप्शन लेके, और अगर इक्वल आ जाते तो वो हमारा क्या हो जाएगा v हो जाएगा, है ना। लेकिन उसका जो मेथड है निकालने का, वो क्या मेथड है, अगर u गिवन है ना तो हमें v निकालना, तो हम v का डेरिवेटिव कर देते हैं, डी वी इजिकल टू करली v बाई करली x डी एक्स प्लस करली v बाई करली y डी वाई। ओके, अब आप बोलोगे कि v x और v y तुम्हारे पास है ही नहीं, तो हमने पढ़ी है ना अभी सी आर इक्वेशन, सी आर क्या होती है, वी एक्स किसके इक्वल होता है माइनस यू वाई के इक्वल होता है ना, तो वी एक्स के प्लेस पे माइनस यू वाई हमने क्या कर दिया पुट कर दिया, और वी वाई के प्लेस पे यू एक्स हमने क्या कर दिया यहाँ पे पुट कर दिया। अब यू फंक्शन दे रखा था तो यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करो, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर पुट कर दो, प्लस डी एक्स करोगे ना, प्लस वी वाई वी यू एक्स करोगे ना, यू एक्स कितना हो जाएगा 6x, है ना, 6x y हो जाएगा और डी वाई, ये आ गया मेरा डी वी। अब देखो इतना निकालने के बाद अब पता क्या होता है, सेम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म बनने लग रही है ना ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो वहाँ पे एग्जैक्ट कब बोलते हैं हम, अगर करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स होता है तभी बोलते हैं ना एग्जैक्ट। तो देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 0 और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 6x, इक्वल नहीं आई, तो अब हम क्या करेंगे इसका, है ना। तो इसको पहले एग्जैक्ट बनाएंगे, इस केस में एग्जैक्ट बनाने के बाद इसका सॉल्यूशन हो जाता है v इज इक्वल टू माइनस यू वाई डी एक्स। अब तो डी वाला कंसेप्ट लगना, y कॉन्स्टेंट प्लस v टर्म नॉट कंटेनिंग x डी एक्स प्लस सी। अब तो इससे निकाल ही लोगे ना आप लोग। तो देखो माइनस 3x स्क्वायर का तो डेरिवेटिव किया तो 0 आ गया, इसका किया तो कितना आया मेरा 6y आ गया। तो अब इसमें एग्जैक्ट बनाएंगे हम, इसको एग्जैक्ट बनाओ तो चलो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हम करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स डिवाइडेड बाई एन वाली फॉर्म से करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस करली एन बाई करली एक्स मेरा कितना आया यहाँ से 6x डिवाइडेड बाई 6x वाई, 6x से 6x कैंसिल, माइनस 1 बाई वाई का फंक्शन बच गया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक की पावर माइनस log y, y ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई वाई क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इसको इससे कर दो और फिर इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था। और अगर सेम समझो, सेम अगर u की जगह पे v गिवन होता ना हमारे क्वेश्चन में, अगर हमें जैसे ऐसे दे रखा होता v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई और हमसे पूछता u क्या आएगा, तो उस केस में du निकालते, वो क्या हो जाता करली u बाई करली x डी एक्स प्लस करली u बाई करली y डी वाई, है ना। और अब क्या करेंगे, यू एक्स किसके इक्वल होता वी वाई के इक्वल होता, तो यहाँ पे वी वाई पुट कर देते, प्लस यू वाई किसके इक्वल होता माइनस वी एक्स के, तो वो पुट कर देते। अब इससे वी वाई निकाल दो और वी एक्स निकाल दो और फिर देख लो वो एग्जैक्ट है या नहीं है, ओडी वाला कंसेप्ट यूज करना और करना सोल्व, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे जो मेन कंसेप्ट है मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें एफ जेड होता है, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू एक्स
Z0 माइनस आयोटा UY Z0 DZ प्लस C, ये फॉर्म होती है। अब आप लोग बोलोगे ये कहाँ से, कैसे, क्या कंसेप्ट है, तो एक सेकंड के लिए वेट करो आप और फिर समझोगे और आपको समझ आ जाएगा। देखो, हमने डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, ओके, FZ वाली फॉर्म पढ़ी थी ना। लेकिन अब देखो एक चीज़ होती है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना और FZ वाली फॉर्म में CR इक्वेशन से सेटिस्फाई कर देते हो, वहाँ पे हमारा FZ क्या होता है, UX प्लस आयोटा VX, ये हो जाती है हमारी फॉर्म, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में बोला है मैंने, और कुछ नहीं बोला मैंने बोला जनरल फॉर्म। अगर डिफरेंशिएबिलिटी है, CR इक्वेशन से सेटिस्फाई कर देते हैं ना, और वो पूछता है FZ क्या, तो अब Z डैश Z जो होता है वो हो जाता है UX प्लस आयोटा VX, ठीक है। अब इसकी 4 फॉर्म बन जाती है, कैसे बनेंगे, UX के इक्वल होता है हमारा VY के इक्वल होता है ना, VY प्लस आयोटा VX भी पुट कर सकते हैं इसके प्लेस पे। अब हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, UX एज इट इज प्लस आयोटा VX की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस UY, ठीक है। और एक इसी में पुट कर सकते हैं VY माइनस आयोटा UY। तो ये 4 फॉर्म हो जाती है, चारों में से किसी पे भी वो ऑप्शन क्वेश्चन हमारा दे सकता है। अब देखो, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। देखो, F डैश Z है मेरा, वो कितना आया है, मेरा आया है UX प्लस आयोटा VX, ओके। अब हमें क्या करना होता है, फंक्शन को हम U का ही बनाएंगे। अगर U गिवन है तो याद रखना, ये U गिवन है तो UX प्लस आयोटा VX किसका होता है, माइनस UY के, तो UX माइनस आयोटा UY, ओके। अब देखो DZ है ना, तो हमें कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे U गिवन हो चाहे V गिवन हो, हमें क्या करना होता है, X को Z से रिप्लेस करना होता है और Y के प्लेस पे 0 पुट करनी होती है। तो जो ये इतना है ना UX माइनस आयोटा UY, सेम है ना UX माइनस आयोटा UY, बस क्या है Z0 एट पॉइंट दे दिया। पॉइंट क्या है, Z0, XZ है Y 0 है, XZ है Y 0 है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करते तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। देखो U दे दिया हमें और उसने पूछ रखा है FZ बताओ। V पूछ लेता वो, तो क्या करते, एग्जैक्ट मेथड जो मैंने बताया अभी आपको, क्या, DV इक्वल टू करली V बाई करली X DX प्लस करली V बाई करली Y DY। फिर यहाँ से VX की CR वाली कंडीशन पुट करते, VX किसके इक्वल होता है UY के, है ना, प्लस DX प्लस VY किसके इक्वल होता है UX DY, यहाँ से इसकी निकालते। लेकिन अब इसने पूछ रखा है FZ, तो FZ का क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको, फॉर्मूला बताया ना, FZ का क्या फॉर्मूला हो जाता है, UX Z0 माइनस आयोटा UY Z0, है ना। तो UX करेंगे तो e की पावर x कोस y, ठीक है, एट पॉइंट Z0, ठीक है, x के प्लेस पे Z पुट कर देंगे, y के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, माइनस आयोटा VY करेंगे तो माइनस साइन y हो जाएगा, की पावर x माइनस साइन y एट पॉइंट Z0 DX प्लस C। अब देखो x के प्लेस पे Z पुट किया तो की पावर Z कोस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 ही हो जाता, तो ये टर्म 0 ही हो जाएगी, प्लस C। e की पावर Z का करेंगे तो e की पावर Z प्लस C। तो देखो FZ है ना, e की पावर Z प्लस C आ गया। तो ये होता हमारा मिलने थॉमसन मेथड। इसके क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। अब देखो ये तो था जब U गिवन है, अगर सेम अगर मेरा V गिवन होता है तो क्या हो जाता है, V में क्या होगा, देखो V गिवन है तो CR इक्वेशन तो हमें क्या पता है, ये पता है ना। आप बस इस टर्म को याद रखो, UX इजिकल टू माइनस VY होता है प्लस आयोटा VX इजिकल टू ये क्या मेरा VX है ना, तो ये तो VX ही रह जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब V गिवन होगा तो VY निकाल देना और VX निकाल देना बस। और फिर इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे जो ये फॉर्मूला है और सोल्व कर लेना। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, UX हो या VX हो, कुछ भी दे रखा हो आप निकाल सकते हो इजली। फ्रेंड्स मैं जितना करा सकती थी ना मैंने बहुत ज़्यादा ही कराया आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छे लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी, चैनल पे नए हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना। और किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है ना कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ना शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।